ओके। डिस्कस किस कर रहे हैं आज क्यों आपने पार्ट वन में प्रैक्टिकल लैब में आकर किए हैं और आपको प्रैक्टिकल का एक अच्छा अनुभव है पार्ट वन की वजह से और उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो पार्ट वन के मार्क्स हैं वो आपको प्रमोट किया जा रहा है, इस वजह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप पार्ट टू में कैसा स्कोर करेंगे। सो थ्योरी के लिए तो अच्छा है, थ्योरी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थ्योरी में मेहनत करें। थ्योरी की क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि आप अगर अपनी मेहनत से 5% भी अगर अपने मार्क्स सेकेंड ईयर में बढ़ाते हैं तो वो आपको 10% के रूप में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि पार्ट वन के मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में क्या होगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, स्पेशली सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, जो कि 90% से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 90 to 95% सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है, उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पार्ट वन पार्ट टू का नहीं कराया था। यूनिवर्सिटी उनके बारे में ये डिसाइड करने जा रही है, किसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगी कि उनको थ्योरी के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब जो थ्योरी में जितने परसेंट स्कोर करेंगे उतने ही प्रैक्टिकल के मार्क्स उनको मिलेंगे। या सेकंड जो ऑप्शन है जिसपे नेगोशिएशन चल रहा है कॉलेजेस के साथ कि एक एवरेज मार्किंग 60% के अराउंड दिया जाएगा बच्चों को। लेकिन आप लकी हैं कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टाइमली हो गया था, आपके मार्क्स सबमिट हो गए थे, तो आपको तो वही मार्क्स मिलेंगे जो मार्क्स आपने स्कोर किए हैं प्रैक्टिकल करने के बाद, एग्जामिनेशन देने के बाद स्कोर किए। तो आप उनसे बेटर स्थिति में हैं, तो इस बात पर आप खुश हो सकते हैं। नाउ द सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल कैसा होगा। जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे कि कॉलेजेस खुलने की बात भी चल रही है, पर ऑनलाइन क्लासेस भी चलने के साथ में बात हो रही है। 50% स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए कहा जा रहा है कि आप 50% स्टूडेंट्स को बुलाइए। तो अगर हम 50% स्टूडेंट को बुलाएंगे तो जैसे कि वीक में आपको 2 डेज टाइम मिलता था, उसकी जगह आपको हो सकता है कि 1 डे टाइम मिले। और कितना समय बचा है वो भी आपको आइडिया है, और फिजिक्स के प्रैक्टिकल करने में कितना टाइम लगता है वो भी आपको आइडिया है। मोइन बेटा, अगर किसी वक्त भी अगर मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर से चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं चैट में देख रहा हूँ। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। सो हमने डिसाइड ये किया है कि हम आपको वर्चुअल लैब के थ्रू एक्सपेरिमेंट करने का एक वर्चुअल एक्सपीरियंस देंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप लैब में आएंगे और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बेसिक नो टू हाउ पहले से अच्छे से पता होगा, एपरेटस कैसे हैंडल किया जाता है वो पता होगा। क्योंकि ये हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आपके एपरेटस पर आकर आपको बताना मुश्किल होगा, नंबर एक। और पार्ट वन की तरीके से 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप शायद नहीं बनेगा, वो सिंगल स्टूडेंट पर एपरेटस एक्सपेरिमेंट करना होगा। सो सेकेंड ईयर में हमारे पास कुल 24 एपरेटसेस हैं जो हम लैब में रख सकते हैं एट ए टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 20 to 24 स्टूडेंट से ज़्यादा को अकोमोडेट एट ए टाइम नहीं कर सकते, और आपकी संख्या पर बैच 60 है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इसका मतलब ये होगा कि आपको 3 वीक्स में 2 टर्न मिलेंगे। 3 वीक्स में अगर 6 डेज होते हैं आपके मंडे ट्यूसडे, तो आपको 3 वीक्स में, जो 1 वीक में मिलना चाहिए, आपको 3 वीक्स में 2 टर्न मिलेंगे। सो कंडीशन बहुत पुअर है, मतलब नंबर ऑफ डेज इन द लैब मिलना उसकी चांसेस बहुत ही कम है। इसलिए बेटर है कि आप वर्चुअल लैब में अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और फिर एक्चुअली जब आपको एपरेटस मिले तो आप तेजी से 1 या 2 रीडिंग लेकर, आप जानते हैं कि हम एक ही सेम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन कई बार रिपीट करते हैं, तो वो कई बार रिपीट करने की बजाय हम 1 या 2 लेकर मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में जब लैब करेंगे तो हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकेंगे। सो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिलहाल हम लोगों ने अभी 8 एक्सपेरिमेंट डिसाइड किए हैं जो कि वर्चुअल लैब और रियल लैब जो हमारी लैब है उन दोनों में अवेलेबल हैं। इसके बाद भी अगर हमें वर्चुअली लैब चलाना पड़ा तो कौन सा एक्सपेरिमेंट कराएंगे हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें से 3 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो डॉक्टर रेणुका आपको कराएंगे। हम लोग बारी बारी बैचेज आपस में स्वैप करेंगे, जैसे मैं अभी आपको C1 में कराऊंगा। कुछ समय के बाद मैं आपको मतलब मेरे C1 के बैच में डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे करवाएंगे एक्सपेरिमेंट, देन C1 में डॉक्टर रेणुका अरोड़ा कराएंगे, और मैं इसी तरीके से C1 की बजाय C2 में कराऊंगा, देन फिर C3 में कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो हम ये 3 लोग, डॉक्टर रेणुका अरोड़ा, मैं खुद
और डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे, हम 3 लोग मिलकर आपके सारे एक्सपेरिमेंट कराएंगे। जो फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट आप देख रहे होंगे लिस्ट में जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट जो है, फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट डॉक्टर रेणुका अरोड़ा कराएंगी, जिसमें से पहले को हम शॉर्ट में कहते हैं सर्कुलर कॉइल एक्सपेरिमेंट। दूसरा है, इसके बारे में डिटेल डॉक्टर रेणुका आपको बताएंगी। नंबर 2 जो है वो है कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। थर्ड जो है वो कैरी फॉस्टर ब्रिज है, जिसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं कई बार। ये 3 एक्सपेरिमेंट डॉक्टर रेणुका अरोड़ा कराएंगे। जो मैं 3 एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ वो ये हैं। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो इंटरफेरेंस पे आधारित है। नंबर 2 है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिटेल ऑब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है वहां पर, आपको मैं शेयर भी करूंगा, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो डिफ्रैक्शन पे आधारित है, और अभी मैंने आपको इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन पढ़ाया नहीं है, तो मैं थोड़ा पढ़ा लूँ तभी एक्सपेरिमेंट कराना मेरे लिए ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा और आपको समझना भी आसान रहेगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड देन डिटरमाइन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। और ये आपके अप टू द 12th के नॉलेज के हिसाब से एक्सपेरिमेंट है, और सबसे पहले मैं इसी एक्सपेरिमेंट को आपको आज हैंडल करूंगा। आज से कल तक ये एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद 2 एक्सपेरिमेंट और हैं इलेक्ट्रिकल्स के। एक है LCR सर्किट, डॉक्टर डी के पांडे देखेंगे। दूसरा है डिसॉटी, वो भी डॉक्टर डी के पांडे देखेंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, विल सी द सिचुएशन कि कैसा रहता है, क्या हमें ऑनलाइन पे ही रहना पड़ता है, वर्चुअल लैब से ही कराना पड़ता है। तो हम 9th एक्सपेरिमेंट ऑप्टिक्स का रखेंगे या इलेक्ट्रिकल का रखेंगे, देन वी विल डिसाइड एंड देन वी विल लेट यू नो। और ये सभी वर्चुअल लैब्स पे कहाँ मिलेंगे, इनके लिंक्स भी दिए हुए हैं। ये लिंक, वेब लिंक जो है वर्चुअल लैब के, ये हम आपको शेयर करेंगे। कोई इसमें से ओ लैब पे है, कोई वी लैब पे है। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी है जो IIT की लैब पे है। तो वो अलग अलग लैब्स पे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आपको करना होगा। सो मैं यहाँ पर ये अब स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग, और अब कोई आपको दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, जब हम जूम के प्लेटफॉर्म पे रहते हैं 40 मिनट रहता है, और अभी करीब 15 मिनट जैसा फिनिश हो गया है। तो हम थोड़ा सा आज डिस्कस करके स्टार्ट करेंगे, फिर कल इसका डिटेल डिस्कस करेंगे। आप लोग इतना लेट से ज्वाइन करते हैं कि आपको भी ध्यान देना पड़ता है कि आप सारे आ जाए। ओके, जस्ट अ मोमेंट। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, ये एक साइट है जिसका नाम है vlab.amrita.edu, एजुकेशन का फर्स्ट लेटर edu, vlab.amrita.edu, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें आप देख रहे होंगे कर्सर, अगर आपको मेरा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक लॉगिन करने की एक जगह बनी हुई है। मैंने फिलहाल ऑलरेडी लॉगिन कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे लॉग आउट दिखा रहा है, तो मैं अभी लॉग आउट कर सकता हूँ क्योंकि लॉगिन ऑलरेडी हूँ। इस तरह तो आप समझते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल चलाते हैं तो लॉगिन लॉग आउट का मतलब समझते हैं। यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करके ही आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो आपके बेसिक डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी एंड सो ऑन, आप स्टूडेंट हैं कि टीचर हैं कि व्हाटएवर, वो आप डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए आप लॉगिन जरूर करें। ओके, लॉगिन करने के बाद आपको इसमें देखिएगा वर्चुअल लैब्स, देयर आर नंबर ऑफ वर्चुअल लैब्स, आपको दिख रहा होगा। बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड सो ऑन। आप में से जो केमिस्ट्री के वर्चुअल लैब में इंटरेस्टेड हो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं फिजिकल साइंसेस की। फिजिकल साइंसेस अगर आप ओपन करेंगे, जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, तो आपको अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स के वर्चुअल लैब्स यहाँ पे नजर आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर्चुअल लैब, जैसे इसमें दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ये मैम आपको एक्सपेरिमेंट ये करवाएंगे। इसी तरीके से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हार्मोनिक मोशन, मॉडर्न फिजिक्स वर्चुअल लैब, लेजर ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, एडवांस्ड मैकेनिक वर्चुअल लैब, ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब एंड सो ऑन, सॉलिड स्टेट एंड सो ऑन। ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब में आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे प्रिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं।
हमें इसमें से ये लास्ट वाला करना, लास्ट बट वन, देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म। तो ऑब्वियसली डिस्पर्सिव पावर क्या होता है ये जानना जरूरी है। डिस्पर्सिव पावर जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो हम बारी बारी आज इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसी के आगे एक और एक्सपेरिमेंट देखिए लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये एक्सपेरिमेंट भी मुझे आपको कराना है, ठीक है। और इसके ऊपर जो अभी से देखना चाहते हो आप देखिएगा लेजर ऑप्टिक्स में यहाँ पे एक लिखा हुआ है न्यूटन्स रिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब तो छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगर आपको अभी ना दिख रहा हो तो जब आप खुद लॉग इन करिएगा तो इसको आप सर्च करिएगा। अब इनमें से बारी बारी से एक एक एक्सपेरिमेंट खोलकर मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कुछ पहले से ही टैब्स खोल रखे हैं, इसलिए मैं पहले बेसिक के बारे में बात करता हूँ। जिस वक्त भी किसी को कुछ कहना होगा वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता है। सवाल जवाब पूछने के लिए, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट ही मैं आज से लेकर कल तक खत्म करूंगा, तो आप इत्मीनान से सवाल पूछ सकते हैं। आज मुझे थोड़ा बता लेने दीजिए क्योंकि ऑलरेडी 18:30 जैसा निकल चुका है, आधा टाइम निकल चुका है। सो हमारा जो एम है इस एक्सपेरिमेंट का क्या है, टू डिटरमाइन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। और जिसके लिए जो अप्रेटिस वगैरह की जरूरत है वो थ्योरी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट खोलेंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ नजर आएंगी, थ्योरी, प्रोसीजर, सेल्फ एवेल्युएशन। कुछ एक्सपेरिमेंट में एनिमेशन दिया है, कुछ में नहीं दिया हुआ, तो इस पर आप बहुत ना कीजिएगा ना दिया हुआ एनिमेशन। सिमुलेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। असाइनमेंट इसलिए दिया हुआ है कि आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ करें, खुद से सेल्फ एनालाइज करें कि हाँ मैं कितना मुझे आता है। रेफरेंसेस की बाकी, और अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ें, वो फीडबैक कि इस एक्सपेरिमेंट को करके आपको कैसा लगा, यहाँ फीडबैक दे सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ 4 चीजों पे फोकस करेंगे, थ्योरी, प्रोसीजर, एनिमेशन, सिमुलेटर। एक आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आप कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट को मैं समझाने में, आपसे कराने में 3 to 4 लेक्चर्स में आपको लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे 3 ही कराने हैं, तो मैं 3 to 4 आपको लेक्चर्स उन्होंने डिसाइड किया है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। सो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट ये पूरे करने होंगे। वैसे भी ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो कोई बहुत ज्यादा इसमें हैरान होने की बात नहीं। शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का के लिए हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि n इज इक्वल टू c बाई v। ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा हुआ है। इसी को थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाए कि एग्जैक्टली मान लीजिए कि 2 मीडियम हो और हम एयर से ना बात करें, हम ग्लास टू वाटर या किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए तो क्या होगा। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बोलते हैं C1 बाई C2 इक्वल टू N2 बाई N1। देखिए उलट गया, मतलब C1 इज इनवर्सली C मीन द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 हो गया। N1 बाई N2 नहीं हुआ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब C1 की जगह अगर आप ये मान लीजिए कि C1 को C कह दीजिए, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और C2 को V कह दीजिए, तो C बाई V हो गया लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, N2 की जगह आप N कह दीजिए, और N1 क्या है, एयर में की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1। तो N अपॉन 1 दैट इज N, सो N इज C अपॉन V। तो वही बात हो गई जो पहले बोली गई। आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, N इक्वल टू C बाई V भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि N2 बाई N1 इक्वल टू C1 बाई C2। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो उनके उस मीडियम में जो स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड दैट्स ऑल। ओके, अब आगे बात करते हैं। इसी को आगे स्नेल्स लॉ के तौर पे भी पढ़ा जाता है और कहा जाता है कि ये जो रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है ना, N2 बाई N1, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो N2 बाई N1 इज साइन I बाई साइन R। I क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखिएगा। इसी को आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह देते हैं, आप कह देते हैं कि भाई दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर N है और हम एयर से भेज रहे हैं तो N1 हो जाएगा 1 और N2 हो जाएगा N, तो N बाई 1 दैट इज N, N इज
साइन आई बाई साइन आर। तो जो आप जानते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये थ्योरी जरूर यहाँ पे पढ़िएगा। और ये भी आप जानते हैं कि अगर कभी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। लेकिन अगर दोनों मतलब बाउंड्री के दोनों तरफ मीडियम सेम हो, सेकंड फिगर देखिए, दोनों ही तरफ मीडियम सेम हो तो लाइट रे में कोई डेविएशन नहीं होता, कोई चेंज ऑफ पाथ नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम होता है। तीसरा एग्जांपल लीजिए कि अगर डेंसर मीडियम से कोई लाइट रे रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो डेंसर मीडियम से जहां आप रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइट रे जो है थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हो गई और जो बाउंड्री है उस तरफ की ओर झुक गई, आर की वैल्यू बढ़ गई। मतलब अगर आप रेयर से डेंसर जाएंगे तो आई ज्यादा होगा और आर कम होगा, और अगर आप डेंसर से रेयर जाएंगे तो आई कम होगा और आर ज्यादा होगा। ये सी हर तीनों फिगर के नीचे ये बात यहाँ लिखी हुई है। पहले में देखिए लिखा हुआ आई इज ग्रेटर देन आर, और तीसरे में लिखा आई इज लेस देन आर, बीच वाले में तो आई इज इक्वल टू आर, क्योंकि दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल एक प्रिज्म के मामले में करते हैं। पहली बात तो प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म को कहते हैं कि प्रिज्म से आप लाइट के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रिज्म भी एक तरीके से आमतौर पर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस किन्हें कहते हैं? जिनसे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप मिरर से प्रोड्यूस करते हैं, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप लेंस से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, लाइट रे को आप कन्वर्ज कर सकते हैं, लाइट रे को आप डाइवर्ज कर सकते हैं। वैसे एक प्रिज्म भी होता है, और प्रिज्म से आप क्या करते हैं? डिस्पर्सन। अगर आप व्हाइट लाइट रे एक सरफेस पे डालते हैं तो दूसरे सरफेस से जो लाइट रे बाहर आती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो प्रिज्म के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो हो गई। यानी कि दो बिंदुओं में डिस्कस किया कि प्रिज्म क्या है, एक तो ऑप्टिकल डिवाइस है, दूसरा क्या है इसका काम क्या है? टू डिस्पर्स द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। अब इसका शेप कैसा होता है? तो हम कहते हैं कि देखिए इसका क्रॉस सेक्शन तो ट्रायंगुलर होता है, लेकिन ये 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस से घिरा होता है, 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। देखने में तो नहीं लग रहा है क्योंकि आप 2 डायमेंशनल फिगर देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल नहीं। थोड़ी देर बाद मैं आपको 3 डायमेंशनल फिगर भी प्रिज्म का दिखाऊंगा तो आपको सही समझ में आएगा। यानी कि प्रिज्म के 5 सर्फेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर। तो आप अब मन में एक फिगर बना सकते हैं कि हमें देखने में कैसा लगता है। 3 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर सर्फेसेस। एक कार्डबोर्ड को लीजिए और उसको 2 जगहों से बराबर निशान लगाकर आप मोड़ दीजिए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और उसको आप खड़ा कर दीजिए ट्रायंगल के भरोसे, यानी कि इसका बेस ट्रायंगुलर हो जाए और टॉप ट्रायंगुलर हो जाए, तो साइड की जो सर्फेसेस होंगी वो कैसी होंगी? वो रेक्टेंगुलर। सो ये जो ट्रायंगल है इसको हम ए बी सी कह रहे हैं, ए को वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। तो ए इज द प्रिज्म एंगल। इसके अलावा एंगल बी एंड बी सी, बी और सी आमतौर पे जो प्रिज्म अवेलेबल होते हैं लैब में ये इक्वल होते हैं। आपको जो लैब में प्रिज्म दिया जाएगा उसमें ए और बी और सी तीनों ही इक्वल होंगे। तीनों इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि एंगल कितना होगा तीनों का? 60 डिग्री होना चाहिए आइडियली। कई बार ऐसे प्रिज्म नहीं होते हैं, ए की वैल्यू कुछ होती है और बी सी की इक्वल बट कुछ और होती है। तो इक्विलैटरल भी हो सकते हैं और आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। तो प्रिज्म एंगल की हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की, कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखिए अगर आप ए बी सरफेस का एक सरफेस है, बी सी इसका बेस है। बेस जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब जिसके थ्रू, हिंदी में अगर कहें तो अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी मतलब जिसके थ्रू लाइट जा भी सके और ना भी जा सके, यानी कि कुछ ऐसा हो कि लाइट पूरी तरह से ना जा सके, ना ओपेक हो ना ट्रांसपेरेंट हो, उसका कुछ बीच का, है ना, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। तो बीसी जो है ट्रांसल्यूसेंट होता है, पर सरफेस ए बी और सरफेस ए सी ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो सरफेस ए बी के ऊपर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करे तो चूंकि वो रियर से डेंसर में जा रही है तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ है, नॉर्मल की तरफ लाइट रे झुक जाएगी। आप देख भी रहे होंगे एरो, मेरे कर्सर पे गौर कीजिएगा अगर कर्सर आपको दिख रहा है तो।
कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक गई और इसको हम कहते हैं R1। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, पर चूंकि रिफ्रैक्शन 2 बार होता है तो इसको हम बोल रहे हैं R1। अब ये लाइट रे, ये जो प्रिज्म के अंदर जो लाइट रे है, ये दूसरे सरफेस से टकराई और फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन इस बार कहां से क्या हुआ? डेंसर से रेयरर की तरफ हुआ। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ उसको हम क्या कह रहे हैं? I2। तो अब पहचान लीजिए I1 क्या है? जो सरफेस AB पर हो रहा है इंसिडेंट, रेयर से डेंसर, और उस वक्त जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं R1। तो पहले सरफेस AB पर जो इंसिडेंट एंगल है वो I1 है और रिफ्रैक्टेड एंगल है वो R1 है। दूसरे सरफेस पे जो इंसिडेंट एंगल है वो I2 है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो R2 है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि I1 इज ग्रेटर देन R1 बट I2 इज लेस देन R2, क्योंकि पहला रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर, दूसरा डेंसर से रेयर की तरफ हो रहा है। तो ये जो रे जा रही है, आउटकम रे है, जो AC से बाहर आ रही है, बाहर निकलने वाली जो रे है, और जो AB पे इंसिडेंट हो रही है, इन दोनों रेज को अगर आप, मतलब इस रे को, इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ाएं, मतलब डॉटेड लाइंस आगे बढ़ाएं और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएं, तो ये दोनों एक पॉइंट पे कट करते हैं, और जिस पॉइंट पे कट करते हैं वहां पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको हमने 4 एंगल बताए: इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल जो दोनों दो बार हैं, I1 I2 इज इंसिडेंट एंगल, R1 R2 इज द रिफ्रैक्टेड एंगल, और एक बताया आपको मैंने एंगल ऑफ द प्रिज्म A, और चौथा बताया आपको एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब कहानी यही नहीं खत्म हुई, अब इसके आगे जरा बीच में हम एक और चीज बता दें, फिर आपको हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट रे, यानी कि आप इंसिडेंट रे को आप चेंज करें, यहाँ पे जो फिगर आपको पहले मैंने दिखाई थी, ये I1 की वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हैं ना, रे को आप थोड़ा सा और नॉर्मल की तरफ कर दें तो I1 कम हो जाएगा, नॉर्मल से दूर कर दें I1 बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि आप I1 से दूर करते जा रहे हैं, 0 से शुरू किया आपने, I1 की वैल्यू शुरू में 0 थी, 0 से आपने 5 किया, 10 किया, 15 किया, और एंगल को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, सो एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम अब डिस्कस करते हैं। आपने ये वाली फिगर 9th में जरूर देखी होगी कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, सिर्फ 10 मिनट बचा है, मैं जल्दी से थ्योरी वाला पार्ट पूरा कर दूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिड्यूस होता जाता है, घटता जाता है। आप देख रहे हो रिड्यूस हो रहा है, लीनियरली तो नहीं रिड्यूस होता, पर हाँ रिड्यूस होता जाता है, एक आर्क जैसा बनाता है। और फिर भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं तो एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद, किसकी मिनिमम वैल्यू? एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद ये फिर से इंक्रीज करने लगता है और इंक्रीज करता जाता है, जबकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को केवल बढ़ाया है, घटाया नहीं। तो ये डेविएशन क्या हो रहा है, पहले घटा और फिर बढ़ा। अगर इसका उल्टा कर दें, मान लीजिए कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ चले, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम घटाएं, तो भी एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करेगा, और फिर भी अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम घटाते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन और घटने की बजाय अब बढ़ने लगेगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ डेविएशन का एक मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फिलहाल वर्चुअल लैब के इस एक्सपेरिमेंट में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे मैनुअल्स को देखेंगे तो वहां पे डेल्टा लिखा हुआ है, स्मॉल डेल्टा। ठीक है, सो बुक्स में डेल्टा भी मिल जाता है, यहाँ पर D दिया हुआ है, तो फिलहाल आप D से काम चलाइए। ओके, अब हम वापस वहीं पर आ जा रहे हैं। अब एक फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू साइन A प्लस D/2 अपॉन साइन A/2। प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं इसको, और यहाँ पर N तो आप समझ ही रहे हैं, N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। बेटा आप में से किसी का माइक ऑन हो गया है। A is the angle of incidence and D is the angle of minimum deviation। ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो
अगर आप मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहते हैं तो आपको क्या दो चीज जाननी चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दो एक्सट्रीम कलर्स के, एक्सट्रीम कलर्स क्या होते हैं, वायलेट एक तरफ और रेड एक तरफ, दो एक्सट्रीम कलर्स के आप के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और ओमेगा क्या हो जाता है, एन वी यानी कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस एन आर अपॉन एन वाई। एक्चुअल फॉर्मूला आपको यही पढ़ाया गया, लेकिन जो हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां ये जरूरी नहीं है कि सारे कलर्स मिले, कि वायलेट भी मिल जाए, येलो भी मिल जाए, ग्रीन भी मिल जाए, रेड भी मिल जाए, सभी मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। किसी ने कुछ चैट में लिखा है, अरे भाई क्या, चलिए खैर। तो यहाँ पे जो कलर्स मिलते हैं उनमें से हम दो एक्सट्रीम ले लेते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, है ना। तो हम जैसे मरकरी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मरकरी लाइट सोर्स के साथ, तो उसमें ग्रीन मिल जाएगा, वायलेट मिल जाएगा, और इन दोनों का येलो भी मिलता है वैसे तो, ग्रीन और वायलेट मिल जाएगा, और इन दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी ऊपर वाले फार्मूले से निकाल कर आप देखे रहे होंगे, और उसका एवरेज लेकर, एवरेज को एन कह देंगे, एन इज एवरेज ऑफ एन वी एंड एन जी, यानी एन वी प्लस एन जी अपॉन 2, और ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे ओमेगा में और डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं। आप अगर मैनुअल देखेंगे तो वहां पर आपको शायद डिस्पर्सिव पावर निकालने को नहीं कहा गया है, क्योंकि आप उतना फाइनली एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने ये रास्ता निकाला कि आपसे हम एनजी निकलवाते हैं, ग्रीन सॉरी एनवी निकलवाते हैं वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनआर निकलवाते हैं रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एन वाई निकलवाते हैं येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही छोड़ देते हैं। अगर ये तीन चीजें हो तो डिस्पर्सिव पावर तो निकाली जा सकती है, आप समझते हैं। क्योंकि इस वर्चुअल लैब में इसको डिस्पर्सिव पावर कह के कहा गया है, तो हमें डिस्पर्सिव पावर कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ एन की वैल्यू रेड के लिए, वायलेट के लिए और ग्रीन के लिए निकाल देंगे तो भी आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप ये तीनों चीज निकाल ही चुके होंगे, तो आप चाहें तो ओमेगा भी यानी कि डिस्पर्सिव पावर भी निकालें। सो अब हमारे पास 5 मिनट जैसा बचा हुआ है, 5 मिनट से कम ही बिल्कुल बचा हुआ है। सो मैं थोड़ा सा आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ। ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, मैं स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर रहने देते हैं, 5 मिनट बचा हुआ, कल हम लोग कर लेंगे। आप और सोच के थोड़ा सा देख कर उसके बाद आइएगा तो कल क्वेश्चन आंसर ज्यादा बेटर कर लेंगे। देखिए मेरा पहचानिए, देखिए ये तो सोर्स है, सोडियम वेपर लैंप यहाँ दिखाया गया हुआ है। सोडियम वेपर लैंप मोनोक्रोमेटिक होता है। अगर आपको एक येलो कलर के लिए एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप इसके साथ करते हैं। डिस्पर्सिव पावर में व्हाइट लाइट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर हम मरकरी लैंप का इस्तेमाल करेंगे बजाय कि सोडियम वेपर लैंप। यहाँ उसका स्विच है, इस स्विच से हम इसको ऑन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पे सब चीजें नजर आ रही होंगी, अगर ना नजर आ रही हो तो मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इसको, थोड़ा सा मैं बड़ा कर ही देता हूँ। ओके, आई थिंक इट्स बेटर। ये स्विच हो गया, ये लैंप हो गया। अब ये जो रखा हुआ है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर में 3 मेन चीजें होती हैं। एक तो ये, इसको हम कहते हैं जो लैंप की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं कॉलीमीटर, और जो राइट साइड में है उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप, और ये जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म टेबल। तो कोई पूछे कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है तो आप बता सकते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस which is used to study the spectrum of any light source. Excuse me. इसके अलावा इसमें देखिए 2 वर्नियर स्केल दिए रहते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालना जानते हैं, इसका एनिमेशन को देखकर इसका लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश करिए। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके सबसे आगे के हिस्से में यहाँ पर देखिए एक ये स्लिट दी हुई है विद द एडजस्टिंग स्क्रू। अभी चूंकि ये साइड व्यू है तो आपको स्लिट नहीं दिख रही होगी, मैं आपको जब एनिमेशन चलाऊंगा तो आपको सब दिखेगा बहुत अच्छे से। यानी कि स्लिट का आप जानते हैं कि स्लिट एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसकी लेंथ तो होती है विथ बिल्कुल 0 के करीब, बहुत ही कम होती है विथ, और इसको एडजस्ट करने के लिए कम से कम विथ रख सके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये स्लिट को, ये कॉलीमीटर को फोकस करने के लिए या फोकसिंग स्क्रू इधर दिया रहता है,
टेलीस्कोप को फोकस करने के लिए फोकसिंग स्क्रू इस तरफ दिया रहता है, और सबसे लास्ट में टेलीस्कोप के किनारे एक आईपीस होता है। टेलीस्कोप जानते हैं दो चीज होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो आगे के हिस्से में होता है, और पीछे एक आई लेंस होता है। तो आई लेंस की जगह पे स्पेक्ट्रोमीटर में आई पीस होता है। इनको मोशन करने के लिए टेलीस्कोप फिक्सिंग स्क्रू होता है, जिसे फिक्स कर देते हैं तो टेलीस्कोप हिलता डुलता नहीं है। इसी तरीके से वर्नियर टेबल को फिक्स करने के लिए एक स्क्रू दिया रहता है। इसको मूवमेंट, फाइन मूवमेंट करने के लिए वर्नियर टेबल को एक स्क्रू यहाँ दिया रहता है, जिससे कि आप वर्नियर टेबल को थोड़ा थोड़ा खसका सकते हैं। और इसी तरीके से टेलीस्कोप को मूवमेंट करने के लिए एक टेलीस्कोप फिक्सिंग स्क्रू होता है। इसके अलावा प्रिज्म टेबल को फिक्स करने के लिए और ये जो आपका वर्नियर टेबल है, इसको फिक्स करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल करने के लिए स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से करते हैं। और सबसे लास्ट में देखिए प्रिज्म दिया हुआ है। प्रिज्म को जिस तरीके से रखा हुआ है, हमेशा प्रिज्म ऐसे ही रखा जाता है, ट्राइंगल सरफेस ऊपर की ओर, और ये जो सामने को मेरे रेक्टेंगल सरफेस दिख रहा है, ये बेस है, सामने दिख रहा है। और जो साइड में होगा, जो अभी दिख नहीं रहा आपको, वो एक तरफ लाइट इंसिडेंट होती है और एक तरफ से इमर्ज करती है। आई थिंक सब कुछ जो एपरेटस के अंदर है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एनिमेशन मैंने आज रन नहीं किया है, एनिमेशन आपको मैं कल रन करके इसको दिखाऊंगा। अब मेरे पास 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, सो मैं यहीं पर अपना आज का लेक्चर रोकता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि आप चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं।